लोकवान खेड़े जी, ये बहुत बड़ा वंचित तबका मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में खड़ा करने का प्रयास दिख रहा है। 70% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी बात हो रही है। जो नहीं जा रहे हैं वो ड्रॉप आउट रेट या नहीं जाने वालों की बात तो अलग है ही। जो जा रहे हैं वो भी 70% बच्चे ऐसे नहीं है कि उस सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन यानी जोड़ घटा गुना भाग कर पाए। ये हालत है इस देश की शिक्षा व्यवस्था की। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हालात बने कैसे हैं आखिर? देखिए अभिषेक जी, अभी दोनों वक्ताओं ने बहुत सारी बात बहुत विस्तृत में की है, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक के जो अधिकारी थे उन्होंने जो अपना रिपोर्ट बताया है, ऐसे रिपोर्ट हर साल हमारे देश में पब्लिश होते हैं कि हर राज्य के बारे में कि वो 8वीं का लड़का है जो तीसरी का किताब नहीं पढ़ सकता, 9वीं का लड़का है जो सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता। ये हम बार बार देखते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन ये मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्टर रहा है आजादी के बाद से लगातार आज तक। आवंटन बजट का छोड़िए, जहां बजट ज्यादा आवंटन होता है वहां पे भी कौन सा तीर मार रहे लोग, वहां पे भी वही हालत है। बेसिक शिक्षा के प्रति जो एक भावना होनी चाहिए वो मैं कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि किसी को भी, क्योंकि शिक्षा ये मिशन है। कोई शिक्षक जो होता है वो मात्र तनख्वाह लेने के लिए शिक्षक नहीं होता। शिक्षक हमारे देश में दो टाइप के होते हैं, एक तो शिक्षक बाय चॉइस और शिक्षक बाय कंपल्शन। कई और नौकरी नहीं मिली तो प्राइमरी टीचर हो गए, गांव में खेती है खेती भी देख ली, नाम के लिए स्कूल गए, बाकी सरपंच से और गांव में कोई भी नेता आ गए, एमएलए आ गए, उनके आगे पीछे घूम लिए, उनके भाषण लिख दिए, आपकी ड्यूटी पूरी हो गई। आपकी जवाबदेही नहीं है आप बच्चों के प्रति, क्योंकि आप शिक्षक बाय चॉइस नहीं बने। कोई और नौकरी नहीं मिली तो शिक्षक बने। सुनीलम जी कह रहे थे कि जो अभी एजुकेशन सिस्टम है वो तो नौकर पैदा करवाने की है। मैं उसमें बात भी नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि जिस हिसाब के अभी ग्रामीण क्षेत्र में यदि आप जाओगे किसी भी राज्य में, मैं मतलब महाराष्ट्र जहाँ बहुत लोग कहते कि शिक्षा अच्छी है, मैं वहां का भी उदाहरण दे सकता हूँ कि वहां का मैट्रिक किया हुआ या 12th किया हुआ लड़का चपरासी बनाने लायक भी नहीं होता। मतलब आप बाबू भी बनाओ, लेकिन बाबू भी तो बनाओ। जब दिल्ली पुलिस ने अभी बीच में 6 महीने पहले रिक्वायरमेंट निकाली थी, और रिक्वायरमेंट काहे की थी? मोची जूते पॉलिश करने वाले की, हेल्पर की किचन में, मैसेंजर की एक साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाले लोग। और अभिषेक जी घिन आती है ये सोच के भी, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले बीटेक और एमटेक और एमबीए लड़के थे, लॉयर लड़के थे। विधानसभा में जब प्यून की नौकरी निकली राजस्थान में, वहां अप्लाई करने वाले भी सब पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए एमटेक लॉयर्स ये लोग थे। या तो जहां से उन लोगों ने एमबीए एमटेक और लॉ किया है वो इंस्टीट्यूट तुरंत बंद कर देनी चाहिए। उनके जो भी प्राचार्य है, जो भी करते धरता है, उनको जेल के अंदर डालने चाहिए कि तुमने ऐसे लॉयर पैदा किए, ऐसे एमबीए पैदा किए कि जो अपने आप को प्यून के लायक समझते हैं। या फिर इस देश में ऐसी स्थिति हो गई कि एक प्यून और एक बात करने वाले लोग। इस देश में आपने लोगों को नौकरियों की बैसाखी दी है। आपको नौकरियां चाहिए। मैं तो एजुकेशन सिस्टम छोड़िए, मैं तो महात्मा गांधी के सिस्टम पे चलने को तैयार हूं। महात्मा गांधी ने कहा था 4R आने चाहिए, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक, बस काम खत्म। आपको जोड़ भाग आना चाहिए, गुणा आना चाहिए, आपको हिसाब आना चाहिए, आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आपके सामने फिर संभावनाओं की कमी नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी के उस 4R को भी या 3R को भी संभालने वाले लोग नहीं है। आप राइट टू एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन शिक्षा का अधिकार एक्सरसाइज करने के लिए, उस अधिकार को पाने के लिए आपके पास साधन क्या है, सुविधा क्या है? क्या दिल्ली में जितने ग्रेजुएट लड़के हैं या स्कूल से निकलने वाले लड़कों को एडमिशन देने के लिए कॉलेजेस में उतनी सीट है? क्यों दिल्ली में कोई भी कॉलेज सड़ा सा, जिस कॉलेज की कोई वक्त नहीं है, ऐसे भी कॉलेज में जो क्लोजिंग है 80 और 90 पे परसेंटेज पे क्लोजिंग होती है? क्या कारण है?
कारण यह है कि आपके पास स्कूल के बच्चे आने वाले बहुत है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स कम है। आपने अब स्कूल और एजुकेशन ये प्राइवेट सेक्टर को गोद दे दिया है कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस ये प्राइवेट सेक्टर तय करे, अच्छी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर तय करे। क्यों करे प्राइवेट सेक्टर तय? शिक्षा का अधिकार आपने दिया। जब ये प्राइवेट सेक्टर के बीच में जाएगा तो उनके लिए व्यापार है, और जब व्यापार होता है तो पैसे में तोला जाता है, और पैसा देके ही शिक्षा लेनी है तो फिर मेरा अधिकार कहां हो गया? शिक्षा का अधिकार से तो मैं वंचित हूं। आज एक दिल्ली गवर्नमेंट छोड़ा तो ऐसा कौन सा गवर्नमेंट है जो शिक्षा पे इतना प्रसार करता है? क्या आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक जो है, जैसे ग्रामीण कहावत है, ये गरीब की जोरू गांव की भाभी होती है, वो गरीब की जोरू है। जनगणना करना है शिक्षक, इलेक्शन ड्यूटी शिक्षक, नसबंदी केसेस शिक्षक, फला योजना शिक्षक। शिक्षक शिक्षा देने को छोड़ के बाकी सारी विभिन्न काम करते रहता है। अभी प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा रैली हुई यूपी के ही चुनाव के दौरान, सारे शिक्षकों की ड्यूटी लग गई। तो शिक्षकों की ड्यूटी यदि नेताओं की रैली में जाना है तो फिर वो पढ़ाएगा कब? और जब उसको यही करना है, नेताओं के जूते उठा के ही अपनी नौकरी और अपने गांव में रहना है, तो वो क्यों फिर पढ़ाएगा? अशोक वानखेड़े जी, एक चीज मुझे याद आ रही है। शिक्षक की स्कूल ये कंसेप्ट है। महाराष्ट्र में कई जगह एक शिक्षक की स्कूल, मतलब एक स्कूल एक शिक्षक जी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एक ही आदमी पढ़ाएगा। आप इमेजिन करो, ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली के कोर्ट में खड़ा हूं। दिल्ली के कोर्ट में एक जज 5 केसेस एट अ टाइम सुनता है। हाँ तेरा बता, तुम्हारा क्या है? बोले सर मेरा स्टेटमेंट, अरे इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। तुम्हारा क्या है? बोला सर मेरा, अरे बोले तेरे को नहीं, अगली डेट दी इसको, ये कर, तू कर, तू कर। मल्टीटास्किंग आदमी हो। फिल्मों में दिखाते वैसा नहीं रहता कोर्ट, वैसा वो एक शिक्षक की स्कूल है और जवाबदेही नहीं है। बीच में कई चैनल्स पे प्रोग्राम्स आते हैं, शिक्षक को भारत का राष्ट्रपति पूछा जाता है तो वो नहीं बताता, देश का प्रधानमंत्री का नाम नहीं मालूम उसको राष्ट्रगान नहीं मालूम। तो आपका तो बेसिक चीजें जो है, मैं एक प्राइमरी टीचर का लड़का हूं और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पिताजी, ही वॉज अ टीचर बाय चॉइस। और उनके स्कूल को कितने अवार्ड मिले होंगे। लोग स्कूल देखने आते थे दूर दूर से, क्योंकि उनकी जिंदगी ही स्कूल थी। बच्चों के माता पिता को उस जमाने में कन्विंस करके एडमिशन करवाना, ड्रॉप आउट रेट नहीं बोलते थे वो कि बच्चे नहीं आते, वो कहते थे कि ये शिक्षक का कर्तव्य है कि शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करे, वो अपने को बच्चे को भेजे स्कूल। ये भी काम शिक्षक का है, सिर्फ बैठ के रहना नहीं। अब आए नहीं बच्चे, हम क्या करें? ड्रॉप आउट रेट कैसा होता है? बच्चा होता कैसे? आप उसको घर में पढ़ाइए, घर में स्कूल, घर में क्लास लगाइए। आज क्या है? आज कॉलेज के, स्कूल के, हर अच्छे स्कूल के टीचर्स बाहर बोलते कि ट्यूशन ले लेना मेरे से, पास हो जाएगा, और एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चलाते हैं, क्योंकि नैतिकता रही नहीं, सिस्टम रहा नहीं। मैं उसमें तो जाता ही नहीं कि संघ क्या सिखाना चाहता है, कांग्रेस की शिक्षा नीति क्या थी, माकाले मोकाले क्या बोल रहा था, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। अरे जो कुछ भी करो सिंसियरली करो। कर्नाटक का उदाहरण दिया उनने कि जहां बच्चे पढ़ नहीं सकते वहां आप गीता पढ़ा रहे हो। आपने कर्नाटक में गीता इंट्रोड्यूस करी। अरे गीता पढ़ाने के लिए, गीता समझने के लिए पहले टीचर उस बलन का चाहिए, उस औकात का चाहिए कि जो गीता समझ के बच्चों को सुनाए। वहां श्री कृष्ण चाहिए और सुनने वाला भी अर्जुन चाहिए। ये आपका अर्जुन जिसको मालूम नहीं गांडी होता क्या है, उससे आप तीर चलाना बताओगे? जिसको पढ़ना नहीं आता उसको गीता बताओगे? क्योंकि गीता सिलेबस में रखना, ये आपको गीता पढ़ाने के लिए नहीं रख रहे,
अशोक आप एक वानखेड़े वोट जी बैंक पे आज, नजर रख रहे हो कि हमने गीता रखी, आप हमको वोट दो। अशोक वानखेड़े जी एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये कि आज देखिए, चूंकि हमारे साथ आज इस देश के जाने माने शिक्षक, शायद इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में जिन लोगों का नाम है गोल्डन सिग्नेचर के तौर पे दर्ज किया जाएगा, उनमें से एक आज हमारे साथ है मुखर्जी साहब, आदित्य मुखर्जी साहब। शिक्षा को लेकर के इनके पढ़ाए हुए कितने लोग आज सरकार में पॉलिसी मेकिंग में सेक्रेटरी बन के बैठे होंगे। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, वाटन, जेएनयू, हर जगह इनके पढ़ाए हुए लोग प्रोफेसर हैं, और ये खुद अभी भी रिटायरमेंट के बाद छात्रों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। तो जो सवाल आपने उठाया है कि शिक्षा एक फुल टाइम वर्क है, बाई चॉइस कोई टीचर होता है, सरकार टीचिंग के लिए इस प्रकार के किसी एलिजिबिलिटी टेस्ट के बजाय सरकार कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लाती है जिससे कि शिक्षा के प्रति, शिक्षक बनने के प्रति लोगों का इंक्लिनेशन क्या है, उनकी प्रोपेंसिटी क्या है, इसको जज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है। और नहीं, टीचर्स की नियुक्ति बाकी अभिषेक, सरकारी नौकरी, प्लेटफॉर्म खड़ा करने से मतलब नहीं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मुखर्जी सर, उन्होंने कभी भी अपने शिष्यों को गलत शिक्षा नहीं दी है। जो लोग सेक्रेटरी लेवल पे बैठे हैं वो भी जानते हैं, वो मुखर्जी जी के सामने जाने में शर्माते होंगे कि इस शिक्षक को मैंने क्या सीखा और मैं क्या कर रहा हूं। सवाल मजबूरी का है, पॉलिटिकल विल का है। एब्सोल्युटली। यदि कल नेता ये कहे, हमारे देश के नेताओं का क्या मतलब है जेएनयू में क्या हो रहा है? Why political people should make a comment on JNU? Who are they? Only educationalist has right to speak on JNU. लेकिन जिसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ये फुल फॉर्म मालूम नहीं जेएनयू का, वो टेलीविजन पे बताता है जेएनयू कैसा गलत काम करता है। ये दुर्भाग्य है। There is no political will for education, and if you have a political will for education, then nothing can stop. There are teachers who really want to deliver, but you give them a platform to deliver. आज मुखर्जी साहब को जब आप व्यक्तिगत रूप से पूछो कि इतने सालों में मानसिक पीड़ा कितनी झेली होगी उनने, तब पता पड़ता है कि एक देश में अच्छा टीचर बनना भी कितना संघर्ष का काम है। सिर्फ पत्रकारों का नहीं, हम तो कुछ भी संघर्ष नहीं करते जो एक टीचर संघर्ष करता होगा। जो एक चौकट में, जो चौकट उन्हें मालूम है गलत है, उसमें उनको बिठाया जाता है, उसके बावजूद भी सही शिक्षा देते होंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे प्रतिभावान शिक्षक और ऐसे संघर्ष में शिक्षक को। तो सारा खेल पॉलिटिकल विल का है। किसी ने कर्नाटक में ये पूछा, ये गीता क्यों भाई? अरे पहले बच्चों को अपनी किताब तो पढ़ने दो यार, उनको चंदा मामा की कविता तो गाने दो। तुम वहां उनको आत्मा और परमात्मा और इसके बारे में बोल रहे हो।